कहां चूक हो गई कांग्रेस पार्टी से? आदरणीय राजीव जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े ही निराशाजनक तो अवश्य हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की। हम चुनावी मैदान में जब उतरे तो पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि हम शायद जिन चीजों को समझाना चाहते थे जनता को, शायद हम जनता को समझाने में नाकाम हुए, इस बात से मैं सरोकार रख सकती हूँ। लेकिन लगातार क्योंकि सुबह से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या कह लीजिए कि लगातार भाजपा के जितने, क्योंकि हम सुबह से लगातार चैनल्स पे बैठे हुए हैं, भाजपा के कई प्रवक्ता आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, नेता आ रहे हैं, हर कोई एक ही बात कह रहा है लगातार कि मोदी जी की गारंटी जो है वो दिखाई दे रही है। और खुद मोदी जी ने जब अपना भाषण अभी दे रहे हैं, या हो गया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैं उन्हें सुन रही थी, तो ये कह रहे थे लगातार कि भाई गारंटी, मोदी की गारंटी, गारंटियों की गारंटी। तो मुझे लगता है इस तरह की बातचीत को आप सही इसलिए नहीं ठहरा सकते। देखिए, चुनाव है, हम ये मान सकते हैं कि नतीजे अगर हमारे अनुकूल नहीं आए हैं तो कुछ ना कुछ कमी पेशी तो रही होगी, जिस पर आत्ममंथन की आवश्यकता भरपूर है, जो मुझे दिखाई देती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। क्योंकि राजस्थान का इतिहास आप देख लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, वहां एक ऐसा हमेशा माहौल रहा कि 5 साल बाद सरकार बदलती रही। लेकिन मैं स्वयं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्योंकि मैं प्रचार में रही हूं, तो मैं राजस्थान को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। और जब आपसे भी बीच में चर्चा हुई थी, तब हम लोग क्या, जो और भी पत्रकार लॉबी जो भी जितनी भी है, चाहे आप उन्हें गोदी मीडिया भी बोल दें, वो भी खुद इस बात से आश्वस्त थे कि छत्तीसगढ़ तो जी कांग्रेस आ ही रही है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का पूरा माहौल है, और राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है। यही बातें हम सुनते थे, लेकिन वो बदल गए। मैं उस चीज को मान रही हूँ, जनादेश है, उसे मानना पड़ेगा हमें, तो हम सर माथे रखते हैं जनादेश को। लेकिन ये कह देना कि भाई जो जितनी घटनाएं विगत हुई उस पर भाजपा की ये लीपापोती करना कि भाई ये तो मोदी जी का गवर्नेंस पर जो है वो ठप्पा मार दिया है। तो मोदी जी ने जितनी बातें कही, क्योंकि कहा जा रहा है कास्ट सेंसस को लेके बात कही जा रही है, कास्ट सेंसस का कार्ड खराब हो गया, कार्ड फेल हो गया। तो पहली चीज, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस की, लेकिन मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, तो मैं हमेशा कहती रही कि इसे जाति वाला कार्ड ना कहा जाए। ये तो एक अधिकारों की लड़ाई है जो कहीं ना कहीं छूटी, और जिसको कांग्रेस दोबारा लेकर आई। और ऐसा था कांग्रेस को कि हमने जो गलती शायद 2011 में कर दी, जिसके हमने आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जातिगत जनगणना करा के, तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। और मुझे लगता है उस अधिकार की लड़ाई को जाति वाला कार्ड कहकर भाजपा लीपापोती करने का काम लगातार कर रही है, जो नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, ये कहना मोदी जी की गारंटी, गारंटियों की गारंटी, तो हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन आदरणीय राजीव जी, मैं हिम्मत नहीं हारे हैं अभी हम लोग। तो मैं ये कहूंगी कि मोदी जी की गारंटी सिर्फ झूठ की गारंटी हो सकती है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि गवर्नेंस का इनका जो रहा वो अच्छा रहा। आप क्या कहेंगे कि जो मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पर पेशाब कर दिया गया वो बहुत अच्छा लगा लोगों को, इसलिए भाजपा आ गई? क्या कहेंगे कि आप एक औरत को जिंदा जलाने का प्रयास गुनाह में जमीनी मामले में किया गया उसी के खेत पर, तो क्या वो सही हो गया? क्या आप इसको ये कह देंगे अभी 29 नवंबर को चुनाव के बाद एक पिछड़े वर्ग की लोधी दिव्यांग बच्ची को उसी के स्कूल के 55 वर्ष के ओम प्रकाश तिवारी चौकीदार ने रेप कर दिया उसका, तो क्या वो सही हो गया कि अगर जीत गए तो आप पैमाना सेट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं का काम अच्छा रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमी पेशी दिखाई, ऐसा नहीं कह सकते। हमने कोशिश की, हम चुनावी मैदान में जमकर उतरे, हमने लड़ाई लड़ी, और कई ऐसी सीटें हैं, मैं क्योंकि राजस्थान में धौलपुर में थी, हम धौलपुर की सीट जीते हैं, मैं राजाखेड़ा में थी, बसेड़ी में थी, वहां हम जीते हैं। बहरहाल राजस्थान का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो खुश करने वाला तो नहीं है, पर उसके बावजूद कह रही हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी की हालत देख लीजिए आप, क्या हो रही है। दतिया में स्वयं गई प्रचार करने, वहां पर भाजपा के लोग, ये कोई कहने वाली बातें नहीं है, छिपाने वाली बात नहीं है। आप अगर खुद जाके, मुझे नहीं पता आप वहां गए कि नहीं गए, दतिया में आप जाके भाजपा के लोगों के घर बैठते तो वो नाराज थे नरोत्तम मिश्रा जी से कि इन्होंने जो इनका एक शासन चला, हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप से लोग वहां परेशान थे। उनके दामाद का नाम बार बार बीच में आता रहा, वहां लोगों को परेशान करना, बेवजह के केसेस डालना। और यही बात खुरई में थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने लगातार केसेस करने का काम किया लोगों के ऊपर, एक भी कार्यकर्ता वहां ऐसा नहीं था जो जेल ना गया हो। जेल जाना वहां नॉर्मल बात हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर सीटें जीत रहे हैं तो मुझे लगता है एक तो आश्चर्यजनक है और दुखद भी है, क्योंकि ऐसी गवर्नेंस जो ना महंगाई रोक पा रही है, ना पेट्रोल डीजल को सही कर पा रही है, ना ओबीसी की बात। पहले मोदी जी आते थे तो कहते थे मैं ओबीसी का बेटा हूं, जबकि आप भी जानते हैं आदरणीय राजीव जी कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी अगड़ी जाति है उसे पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। तो जन्मजात ओबीसी तो मोदी जी नहीं है,
तो इसका कारण स्पष्ट है कि चुनाव में वोट हथियाने के लिए ओबीसी का उन्होंने अपने आप को ओबीसी तो बना लिया, लेकिन ओबीसी की लोकतांत्रिक लड़ाई को वो नहीं लड़ पाए। तो ओबीसी को अभी तक ओबीसी का बेटा, आज पूरे दिन चैनलों पर भाजपा के प्रवक्ता और नेता आकर कह रहे थे कि भाई गरीब का बेटा जीत गया। तो कम से कम राहुल जी के इतने कहने का असर तो पड़ गया कि ये जो जिन्होंने जातियां लिखी अपने मंत्रियों के नामों के आगे, वो आज गरीब को जाति बताने लगे। ये बदलाव राहुल गांधी जी ने जब ओबीसी की बात उठाई तो दिखा। तो मैं ये कहूंगी कि पूरी बात को कंक्लूड करके कि जितना जो अभी सिनेरियो सामने है वो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल आत्ममंथन की आवश्यकता है कांग्रेस को। लेकिन भाजपा के कुशासन को सुशासन कहना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, क्योंकि ये बात भाजपा कहती थी रैलियों में जाके कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। जितने पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, जितने सब वरिष्ठ हैं, सब अपनी अपनी, मैं कहूंगी अपने जितने भी जिनमें काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे वो विश्लेषण हो, उनमें अव्वल है। आप भी अपने क्षेत्र में अव्वल हैं। आपका विश्लेषण सराखों पर, इन सबका विश्लेषण सराखों पर। और जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से जो सवाल नहीं है, मुझे लगता है एक तरह की सलाह भी कई लोगों द्वारा दी गई कि भाई आत्ममंथन की जरूरत है, शायद संगठन की में और काम करने की जरूरत है, तो उसको हम सराखों पर रख रहे हैं। लेकिन ये बात जितने पैनलिस्ट है, इस बात से मुझे लगता है सरोकार रखेंगे कि मोदी जी को इस तरह से महिमा मंडन कर देना कि गारंटियों की गारंटी, उसके बाद वो भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से बोलते हैं, तो मुझे तो लगता है कि शायद जीत की वजह से अहंकार वश तो रहते ही है मोदी जी, अहंकार में तो बिल्कुल चूर रहते हैं, दिखता है वो। लेकिन इस तरह बोलना कि भाई भ्रष्टाचार पर हमारा आक्रमण जारी है, तो आप खुद जानते हैं कुछ दिन पहले 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को अपनी सरकार में जोड़ लेना, उसके बाद जो संगमा जी की सरकार को भ्रष्ट बताते बताते उन्हीं की सरकार में शामिल हो जाना, और जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको आलिंगन में ले लेकर उनको अपनी सरकारों के साथ जोड़ना। फिर भाजपा का एक भ्रष्टाचार के साथ बंगारू लक्ष्मण जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान और येदुरप्पा तक का इतिहास, चाहे वो येदुरप्पा जी के भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश पे जिनपे स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिलाया हो, चाहे बंगारू लक्ष्मण जी का मामला रहा हो जहां सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की रिश्वत रक्षा सौदों में खाई गई। तो ये करते हुए और अभी तक भ्रष्टाचार, उसके बाद मोदी जी सीना ठोक कर कैसे कह देते हैं कि मोदी की गारंटी गारंटी होगी, तो मोदी जी की गारंटी सिर्फ झूठ की गारंटी है। साधना जी, सवाल ये है जी कि मोदी जी गारंटी बोले या उनके लोग जो भी कहें, सवाल ये है कि मैंडेट क्या है, रिजल्ट ये है कि आज आपको उसको स्वीकार करना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करती हैं और पूरे चुनाव में आपने मध्य प्रदेश को खंगाला है अलग अलग। उसके बाद आप, मध्य प्रदेश का चुनाव 17 तारीख को खत्म हुआ, उसके बाद आप राजस्थान गई। तो उस हिसाब से आपसे जरा समझना चाहता हूं कि हम लोग भी जो अभी दतिया का आप नाम ले रही थी, वो वीडियोस हमने अपने चैनल पे चलाया भी था, कई सारे ऐसे वीडियो कि वहां के लोग नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बोल रहे थे। वो सारे वीडियो, सारी खबरें हम लोगों ने चलाई हैं। हम लोगों ने जबलपुर में जो आज रिजल्ट आया है वो बिल्कुल विपरीत आया है, जबलपुर का रिजल्ट, ये सब, जबकि वहां हम कुछ और देख रहे थे। तो यही आपसे समझना चाहता हूं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आपके पास कुछ तो सूचना, कुछ तो जानकारी होगी कि ये रिजल्ट जिसको आप लोग पहले कहते थे कि हम बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम ही जीतेंगे, और हम लोग भी धरातल पे, ग्राउंड पे वही देखते थे, ये आखिर उलट हो कैसे गया, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपने क्या कुछ देखा समझा? देखिए, मुझे तो जब मैं चुनावों में थी, क्योंकि आप भी लगातार फील्ड पे थे, आप तो तेलंगाना तक चुनाव निपटाने के बाद मुझे लगता है आज अभी भी छुट्टी नहीं मिली है आपको, अभी भी आप काम ही कर रहे हैं। तो लेकिन ये मैं कहूंगी कि लगातार हमने चुनावों में देखा, और ये आदरणीय राजीव जी, हमारा आपका ही आकलन नहीं है। जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हीं से आप पूछ लें, और इतनी देर से मुझसे ज्यादा वो ज्यादा अच्छे से बता रहे होंगे। लगातार यही तो आश्चर्यजनक है। आप कह रहे हैं हमें यही सूचना थी कि हम बम्पर जीत ले रहे हैं, जब तक एग्जिट पोल भी आया। एग्जिट पोल के अंदर भी, अच्छा छत्तीसगढ़ तो कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार दिखा रहा हो, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था। कई एग्जिट पोल ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे, और तेलंगाना में हम बिल्कुल पूरी तरह से हम निश्चिंत थे कि हम तो बिल्कुल सरकार बना रहे हैं, और वो सामने आया भी है। लेकिन मैं एक चीज ये कह रही हूं, जितना लगातार हम एग्जिट पोल देख रहे थे,
मुझे ये था कि भाई एग्जिट पोल हो सकता है एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाए, कई बार होता है एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से तब्दीली आई और इस तरीके से आई कि समझ में ही कुछ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। जो आप जबलपुर की बात कर रहे हैं, आप नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, आप नरेंद्र सिंह तोमर जी की भी बात कर लीजिए, वहां पर एक वीडियो उनका वायरल हुआ, 500 करोड़ से होते होते 10,000 करोड़ तक कहानी चली गई लेन देन की। एक व्यक्ति खुद सामने आकर कह रहे हैं कि भाई मेरा नंबर ले लो, डिटेल मैं आपको पूरी दे दूंगा कनाडा में बैठकर, और पूरा भाजपा का चिट्ठा खोल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का चिट्ठा खोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं खुद वहां गई थी उनके क्षेत्र में, और इतना विपरीत परिस्थितियां थी वहां जनता के अंदर भाजपा को लेके, लेकिन हम तो ये देखकर हैरान हो गए कि किस तरीके से उलटफेर हो गया और कैसे ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ। तो ये मुझे लगता है एक तो विश्लेषण की आवश्यकता, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को स्वतः विश्लेषण की आवश्यकता, और हम करेंगे कि आखिर ये रिजल्ट एकदम से ये तब्दीली कैसे आई। दूसरी बात मैं जरूर रखूंगी कि साउथ से तो मुझे लगता है भाजपा धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर मानना है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भी बहुत आवश्यक है सरकार बनाने के लिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, निराश हम इसलिए भी नहीं हो रहे, पिछले चुनाव को अगर आप देखें 2018 के, तो रिजल्ट था कि 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था। उसे देखकर हमने ये आकलन किया था, क्योंकि हर पार्टी एक आकलन करती है, हमारा था कि हम भाई 2024 में हम जो है सत्ता में अब आने में हमें आसानी रहेगी, क्योंकि एक जनता का मैंडेट हमें मिला है और इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। लेकिन उसके विपरीत रिजल्ट 2019 में हमें देखने को मिला। तो ये कह देना जिस तरह से भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये तो सेमीफाइनल है और फाइनल में हम ही जीतेंगे, तो वर्ल्ड कप भी देख लिया था इंडिया का हमने कि सेमीफाइनल तक एक भी मैच ना हारने वाली इंडिया फाइनल में आकर मैच हार गई। तो ये जरूरी नहीं कि हम सेमीफाइनल में आ रहे हैं तो फाइनल में हारेंगे, मुझे लगता है हम फाइनल में जीत हासिल कर लेंगे। और ये जरूर कहूंगी कि एक चीज मैं तेलंगाना के लिए स्पेशली कहूंगी कि तेलंगाना में टीआरएस ने टी हटा दिया, बीआरएस कर लिया। तो जैसे तेलंगाना में से तेलंगाना जो नाम के लिए टी वहां स्टैंड करता था, तो जैसे ही तेलंगाना हटा तो जनता ने जमीन से बिल्कुल साफ कर दिया। और मुझे लगता है कि हाँ, आपके जो पैनलिस्ट की बात मैंने सुनी, जमीन पर रहना आवश्यक है। हवा में उड़ने से मुझे लगता है कि जमीन छूट जाती है। अब मोदी जी तो 8,000 करोड़ के विमान में घूमते ही रहे, आसमानी आनंद लेते रहे, लेकिन उसके बाद भी मैंडेट कैसे आ गया, ये जितना आप आश्चर्यचकित हैं उतना ही मैं स्वयं में आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि मैं जमीन पर काम कर कर आई हूं। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान को खंगाल कर मैं जनसंपर्क करती रही, रोड शो किए, जनसभाएं की, घरों में बैठे बातचीत की, लोगों से बात की। चिरंजीवी योजना की जो हम समझ रहे थे इतनी बढ़ाई थी वहां। और छत्तीसगढ़ से तो स्वतः आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में आपने जितनी स्टडी की होगी, मुझे लगता है बाकियों से तो आपके पास अधिकतर स्टडी आपके पास होगी जमीन की, कि गोबर खरीदने की बात रही हो या धान की कीमत देने की बात रही हो। तो हम उसमें इतना आगे थे कि लोग ये कह रहे थे कि नहीं, छत्तीसगढ़ को और राज्यों को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, 500 रुपए में सिलेंडर अगर देश में कहीं मिल रहा था तो राजस्थान में मिल रहा था, हमने कहा हम 400 रुपए में भी दे देंगे आगे, तो 1150 में जो सिलेंडर है वो हम 500 में दे रहे थे। तो ऐसी योजनाओं से जनता खुश थी। चिरंजीवी के हमने 25 लाख में हम फ्री मुफ्त इलाज कर रहे थे, हमने उसको 50 लाख बढ़ा दिया कि अगर आएंगे तो करेंगे। जातिगत जनगणना भी उसमें से एक मुद्दा था। हर महिला को 10,000 रुपए परिवार की मुखिया को सालाना देने की बात थी। तो महिला, किसान, गरीब, बेरोजगारी, हर चीज देखते हुए हमने उसको समावेश किया उस चीज का। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि एक कारण ये भी रहा हो कि हम जनता को शायद समझाने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए, ये रीजन हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक चीज इसमें क्लियर कर दी, और मुझे लगता है उसका असर तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी छोड़कर अब गरीब 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 जात बताने लग गए। अभी तो आज 4 जात उन्होंने गिना दी है, कुछ 4 जात नहीं लेकर आए हैं, महिला, किसान, युवा, गरीब, ये जात बना दी उन्होंने। देश में एक नई जात की एक उन्होंने एक मुझे लगता है एक गणना करी है और उसको गढ़ दिया, लाके लोगों के सामने रख दिया। तो मुझे लगता है ठीक है, वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन ये खेल जात का नहीं है। ये अधिकारों की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसको लड़ते रहेंगे राजीव जी। ये हम 2024 में अगर ये सोच रहे हैं कि इनके कहने से कि भाई कास्ट सेंसस का कार्ड फेल हो गया, ये कहने से कांग्रेस इसको छोड़ देगी, तो नहीं, अभी हम खड़े हैं ओबीसी के साथ और खड़े रहेंगे। और ये तो देखिए जीवन का जीत और हार एक पहलू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सेमीफाइनल पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, इसकी हताशा से हताश ना हो, और इससे उठकर और हिम्मत बांधकर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को डीबी लाइव के माध्यम से यही संदेश है, उठिए, खड़े हुइए और उठो उठो पार्थ, गांडीव उठाओ वाली नौबत अब है इस समय। और गांडीव उठाकर हमें 2024 में लड़ना है और उस लड़ाई को हमें पूरी तरह से जीतना है। इन मुद्दों पर कहीं और कोई दूसरे मुद्दे तो हावी होते हुए नजर नहीं आए साधना जी, जिसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रही हैं, जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति हो?
देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो भाजपा का मुझे लगता है बेस हो गया है कि बांटना, छाटना, काटना, ये सब ये भाजपा की एक नॉर्मल भाषा में। और इन्होंने आप अगर कहें राम मंदिर वाली बातों को भी कहने का काम किया। अच्छा, जब तक राम मंदिर नहीं बन पा रहा था तब तक भाजपा अपने मैनिफेस्टो में भी उसको नहीं रख रही थी, और उसके बाद जब राम मंदिर बना तो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लेकिन भाजपा के नेताओं ने उसको राजनीतिकरण करने से कहीं चूके नहीं। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ, ये तो मेरे कहने की क्या आवश्यकता है, ये तो इनकी खुद की कद्दावर नेत्री है उमा भारती जी, उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया था। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि भाजपा का जो कुशासन है वो नहीं जीता। मुझे लगता है हमारे समझाने में कुछ कमी पेशी अवश्य हो सकती है, लेकिन किसी को डंडा मार देना, किसी के साथ अभद्रता करना, महिलाओं के लिए गलत टीका टिप्पणी करना, बलात्कारियों को संस्कारी बताकर संरक्षण देना, या अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटियों का निरादर करना, उन्हें पिटवाना, पॉक्सो लगने वाले अपने सांसद के किले पर कानून बदलते हुए दो लोगों को दिखाना और उसकी गिरफ्तारी ना करवाना, ये सब कारणों का मुझे लगता है इन सब की जीत तो कदापि हिंदुस्तान जैसे देश में नहीं हो सकती। और मुझे लगता है मुद्दे अभी भी जीवंत हैं। सत्य संघर्ष कर सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, राजीव जी। तो मुझे लगता है अभी हमारा और संघर्ष का समय होगा शायद, और संघर्ष करेंगे, संघर्ष से पीछे तो हटे ही नहीं है हम कभी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर भारत जो है वहाँ की लड़ाई में आप लोग पिछड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? उत्तर भारत जैसे अभी 3 राज्यों में भी जीत हासिल नहीं हुई, दक्षिण भारत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप कर्नाटक से तेलंगाना तक, और हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में जब अगले साल चुनाव हो तो वहाँ भी आपको जीत नसीब हो। लेकिन जब उत्तर भारत में आते हैं तो ऐसे मुद्दे, जहाँ मूल मुद्दों की आप बात कर रही हैं, वहाँ आप जनता को रिझाने में, लुभाने में या समझाने में, आप खुद कह रही हैं कि समझा नहीं पाए हो सकता है जनता को। यहाँ क्यों चूक हो जाती है? यहाँ क्यों वो कमी दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या पंजाब हो या ये 3 राज्य हों, इन राज्यों में गुजरात है, इन राज्यों में पिछड़ती हुई क्यों दिखती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय है आदरणीय राजीव जी, कि ऐसा क्या है कि हम जनता को वो चीज नहीं समझा पाते। ये विश्लेषण कांग्रेस पार्टी को अब करना पड़ेगा। और मैं स्वयं इस चीज को कह रही हूं कि जब इस तरह के आंकड़े सामने आ जाते हैं तो आत्ममंथन बेहद जरूरी, सिर्फ कहने के लिए नहीं, उसको सच में करना पड़ेगा कि हम उस मंथन को करें कि, और उस मंथन से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। विष निकलेगा तो उसको फेंकेंगे, और जो अमृत निकलेगा उसको ग्रहण करेंगे उस मंथन से, कि आगे किस तरह हम उसको आंकड़े ये बदलें और कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े हों। क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने और रह गए हैं, जिसके बाद चुनाव बिल्कुल सर पे होगा, और उसके बाद हम फिर से एक बार चुनावी मैदान में होंगे। और मुझे लगता है उस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी के लिए, और ये हताश नहीं होने का समय है, ये जरूर कहूंगी मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, और जो जितने लोग जिन्होंने वोट भी किया कांग्रेस पार्टी को, और जो चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता में आए फिर से, लेकिन किसी कारणवश, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं आ पाए हम लोग, जो आंकड़े हम सोच रहे थे वो नहीं आए, और बिल्कुल एकदम उलट एक, मुझे लगता है, कहते हैं कि ये तो हो क्या गया, और वो चीज समझ नहीं है। पैरों तले जमीन कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नीचे से खिसकी जरूर है आज, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर जितना कॉन्फिडेंट मैं स्वयं थी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आंकड़े सामने आने थे। मैं खुद कह रही हूँ, ये तो मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि ये किस, और ये अगर हुआ है तो बिल्कुल आत्मविश्लेषण की जरूरत है। आपने जो कहा कि हम, जो मैं कह रही हूँ कि शायद हम बात पहुंचाने में नाकामयाब हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर हम नहीं, एग्जिट पोल के अंदर जो सर्वे करने वाले लोग थे, जो आपके खुद के जो वरिष्ठ लोग थे, वो कल तक ये नहीं कह पा रहे थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बस राजस्थान को लेकर, अच्छा आप उनसे पूछते तो सब यही कह रहे थे, विश्लेषक, जितने वरिष्ठ विश्लेषक हैं, जितने लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सब कह रहे थे कि जी राजस्थान में कांटे की टक्कर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस आ रही है, मध्य प्रदेश कांटे की टक्कर, और तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। यही आकलन था कि नहीं था? लेकिन ये आकलन, क्योंकि पत्रकार खुद इतने ज्यादा कंफ्यूज थे कि भाई चुनाव इस तरह से लड़ा गया, और अच्छा ये आप नहीं कह सकते कि चुनाव लड़ने में कोई कोर कसर हमने छोड़ी है। तो इस बात की पीड़ा तो नहीं है हमें कि हमने कोशिश नहीं की, बिल्कुल हमने बिल्कुल पूरी कोशिश की, और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ और आश्वस्त हूं कि 2024 का फाइनल हम जरूर जीतेंगे। सेमीफाइनल नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, तेलंगाना में अब हम आ रहे हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके से ये जो हार हुई है बीआरएस की, और मुझे लगता है ये तो एक जनता की तरफ से एक संदेश गया है कि साउथ के अंदर तो मुझे लगता है भाजपा का हमने सूपड़ा साफ कर दिया है, और हम पूरे प्रयास में हैं कि अब देश के बाकी हिस्सों से भी सूपड़ा साफ कर दें। तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आत्ममंथन की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत है, और पूरी
पूरी मैं बिल्कुल पूरी विनम्रता के साथ ये जितने जो जनादेश है इस जनमत को स्वीकार करती हूँ। और मुझे लगता है आज जरूरत है अपनी हार को स्वीकार करने का। तो मीडिया का जो रोल था वो एकदम परिवर्तित हो गया। और ये बात मैंने पहले भी डीवी लाइव पे कईयों बार ये बात कही, हम लोग जब चर्चा करते थे तो कई बार मैंने ये कही है कि पहले मात्र एक दूरदर्शन ऐसा होता था जिससे एक अपेक्षा कर लेते थे कि चलिए सरकार का चैनल है, सरकारी है, तो कोई ऐसी बात कहेंगे जिसे हमें माननी पड़ेगी। एक जमाने में सरकारी भोपू नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया उसको कि सरकारी भोपू है ये, तो कि सरकार जो कहेगी बस उसी को बजाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन बाकी सारे चैनल दूरदर्शन की तरह ही मान लीजिए काम करने लगे कि भाई जो सरकार कर रही है। आप ये सोचिए जिस समय चुनाव पीक पर था उस बीच में हिंदुस्तान की कोई खबर चैनलों पर नहीं दिखाई गई। तो ये, और हमने उस लड़ाई का एक कहीं ना कहीं ये तोड़ निकाला मीडिया के लिए कि भाई हमने कुछ एंकर्स की लिस्ट निकाली, हमने बॉयकॉट किया। हाँ, ये भी बात सामने आई है जो वो भी चिंतन का विषय है कि कई प्रवक्ताओं ने उसको भी तोड़ने का प्रयास किया कई पार्टीज की तरफ से कि भाई जिन एंकर्स को हमने बॉयकॉट किया वहां भी कई प्रवक्ता दिखाई दिए, जो कि एक चिंता का विषय है। जो हमने एक गाइडलाइन जो जारी की उस पर कहीं ना कहीं नहीं चला गया पूरी तरीके से। मैं स्वतः इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये लड़ाई जैसा कि कहा गया कि मात्र भाजपा से हमारी लड़ाई आज नहीं रह गई है। हमारी भैया ईडी से भी लड़ाई हमारी है, सीबीआई से भी हमारी लड़ाई हो गई है, सरकारी संस्थान बीच में आ गए हैं। चुनाव आयोग से जब कहा जाता है अच्छा एक मुद्दा बालाघाट के अंदर, जबकि हम जीत गए हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र, अनुभा मुंजारे जी जीत गई हैं वहां पर, लेकिन फिर भी डाक मत पत्रों से छेड़खानी की बात सामने आई। स्ट्रांग रूम समय से पहले खोले गए, कलेक्टर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद भी कलेक्टर का निलंबन नहीं हुआ। मतलब चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान मान लीजिए नहीं लिया। बहुत दबाव डाला गया जब तब निलंबन हुआ, एसडीएम का हुआ और रिटर्निंग ऑफिसर का निलंबन किया गया। लेकिन ऐसे ही खंडवा से एक मामला सामने आया तो लगातार अच्छा इस तरह की बात अगर मीडिया में कह दो तो एंकर की तरफ से एक ही बात सामने आती है कि क्या आप ईवीएम की भूमिका निभा रहे हैं, बोलने के लिए आप एक भूमिका बना रहे हैं ईवीएम पर कि आप कहीं हारने वाले हैं। तो देखिए ईवीएम की शुरुआत हमने तो नहीं की थी कि ईवीएम की खिलाफत की शुरुआत, ईवीएम की खिलाफत की शुरुआत भाजपा की तरफ से अडवाणी जी के समय से होती आई। उसके बाद जीवीएल जी ने इस पर किताब लिख दी, हमें कोई त्रुटि दिखी तो हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए उसमें आवाज उठा दी। लेकिन आज लड़ाई एक ब्रॉड स्तर पर आ गई है। सारे, लगभग सारे तो नहीं कहूंगी, अधिकतर मीडिया चैनल्स, गोदी मीडिया जिनको हम कहते हैं, वो ऐसा लगता है कि बस सरकार की गोद में ही बैठे रहना चाहते हैं और पता नहीं ऐसा क्या मिलता है उनको कि वो सिर्फ सरकार की बातें करना चाहते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है ये तो सही कहा गया कि हमारी लड़ाई मात्र भाजपा से नहीं है। अच्छा, इसका क्या तोड़ रहेगा? इसके लिए मुझे लगता है एक बड़े आकलन की आवश्यकता है, विश्लेषण की आवश्यकता है, और जो इंडिया अलायंस है मुझे लगता है मिलकर एक और कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जिससे कि मीडिया मैनेजमेंट पे भी चर्चा हो और मीडिया मैनेजमेंट पर भी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें कि किस तरीके से, क्योंकि आपका जैसे डीबी लाइव चैनल है तो आप चैनल पर जब दिखाते हैं तो आप सिर्फ कांग्रेस की बात तो नहीं करते। ये भाई जितने विश्लेषक बैठे हैं कांग्रेस जिंदाबाद तो नहीं कह रहे, ये तो नहीं कह रहे मोदी जी का मैजिक चल गया, ये तो नहीं कह रहे कि राहुल गांधी जी होने चाहिए। इन्होंने एक ऐसी बात कही न्यूट्रल आपके सामने बैठकर जो मैंने भी सुनी। अगर मेरे खिलाफत में है या मुझे कुछ सीख देने की बात है तो मुझे सुननी पड़ेगी। लेकिन आज जो चैनलों पर चल रहा है लगातार, अगर मोदी मोदी बोलना चालू करे और अगर बात आ जाए मोदी मोदी बोलने की, तो मुझे लगता है मीडिया चैनलों में होड़ लगी हुई है कि हम मोदी के ज्यादा बड़े भक्त हैं। तो वो अगर होड़ खत्म नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। और मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग, तो जहां तक आप लोग जैसे चैनल जब तक रहेंगे तो मुझे लगता है वो स्तंभ मजबूती से है, नहीं तो नींव हिलने में ज्यादा देर तो लगती नहीं है। अगर इस तरह के मुख्य धारा का मीडिया इस तरह से ऐसा लगता है बिकाऊ तरीके से हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा इस शब्द का मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन ये सामने है जो भी चीजें हैं। जी साधना जी, चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले एक जानकारी आपको दे देता हूं कि तीनों राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने एक नया नारा दिया है। अब उस नारे का काउंटर आप लोगों को बनाना है। नारा ये है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। ये नया नारा है और आज बीजेपी ने ये नारा गढ़ा है, आपके सामने रख रहा हूँ। अभी आपका काम है कि इस नारे, और ऐसे बहुत सारे नारे आते रहेंगे। मोदी की गारंटी आप ही बता रही थी, हम लोग तो आज दिन भर उसकी चर्चा नहीं कर रहे थे, हम तो राहुल की गारंटी पे ही चर्चा कर रहे थे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा थी। लेकिन साथ साथ अब चूंकि 6 महीने के